प्यारे मित्रों नमस्कार। यदि आपका इलेक्टिव पेपर रिस्क मैनेजमेंट है और आप यदि एमसीक्यूज़ की तलाश में हैं तो दोस्तों आप सही जगह पे हैं। आज हम लोग 200 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे अपने रिस्क मैनेजमेंट के इंटायर सिलेबस में। जो सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए, मैकमिलन बुक को देखते हुए, मैकमिलन बुक के सभी चैप्टर को टच किया गया है और फिर ये 200 एमसीक्यूज़ बनाया जा रहा है। मैं मोस्ट प्रोबेबली आप 5 से 10 मार्क्स तो क्वेश्चन जरूर आएगा, इससे ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन एवरेज 5 से 10 मार्क्स इस वीडियो से आपको जरूर मिलेगा। तो अंतिम तक बने रहे, एक एक क्वेश्चन को समझें, इसको आप मॉक टेस्ट की तरह देखें। सबसे पहले आप खुद से ट्राई करें क्वेश्चन को, फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को सुने। इस तरह आप बेस्ट यूज कर सकते हैं इस एमसीक्यू सेशन का। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। लेट मी शो यू द फर्स्ट क्वेश्चन जस्ट यस। पहला क्वेश्चन है कि जो हमारा बैंक का जो एसेट ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके अंदर क्या होता है। द एसेट ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन ऑफ अ बैंक प्राइमरीली इन्वॉल्व्स। पहला कह रहा है कन्वर्टिंग फिजिकल एसेट टू मॉनेटरी एसेट। तो कन्वर्टिंग फिजिकल एसेट टू मॉनेटरी एसेट ये प्राइमरी फंक्शन नहीं है। ट्रांसफरिंग एसेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो मतलब कि यहाँ पे ऑनरशिप ट्रांसफर की बात कर रही है, तो यहाँ पे बैंक के एसेट ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं कर रही है, तो ये भी नहीं होगा। सी कर रहा है कि ट्रांसफॉर्मिंग लो यील्डिंग एसेट टू हाई यील्डिंग एसेट। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग एसेट के यील्ड को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ना कि लायबिलिटी को एसेट में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। राइट, एसेट ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये होता है ना। फिर कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मिंग बैंक लायबिलिटी टू बैंक एसेट। यस, ये करेक्ट है। देखिए, एसेट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि बैंक अपने लायबिलिटीज़ को, जैसे कि डिपॉजिट हो गया, उसके द्वारा उसके माध्यम से वो एसेट क्रिएट कर रही है, जैसे कि लोन क्रिएट कर रही है। यही होता है हमारा एसेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो बैंक का जो एसेट ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि हम बैंक के लायबिलिटीज़ को एसेट में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। समझ में आ गया। चलिए, बैंक कैन रिड्यूस पार्ट ऑफ देयर पोर्टफोलियो क्रेडिट रिस्क बाय। बैंक कैसे अपने पोर्टफोलियो क्रेडिट रिस्क के पार्ट को कम करे। पहला ऑप्शन कह रहा है फॉर्मुलेटिंग अ रोबस्ट लैंडिंग प्लान। ये गलत है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है, एक रोबस्ट लैंडिंग प्लान होना जरूरी है, लेकिन रोबस्ट लैंडिंग पॉलिसी अलोन आपके क्रेडिट रिस्क को कम नहीं कर सकता, जितना इफेक्टिवली डाइवर्सिफिकेशन कर सकता है। ठीक है। दूसरा कह रहा है डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस। बिल्कुल सही है। क्रेडिट रिस्क को कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका है डाइवर्सिफिकेशन। ये आपके आप पोर्टफोलियो स्प्रेड को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अलग अलग एसेट में, जिससे ओवरऑल क्रेडिट रिस्क कम होगा। एडिक्वेट कोलेटरलाइजेशन। तो कोलेटरलाइजेशन रिस्क तो कम करता है, लेकिन उतना ब्रॉड नहीं होता जितना इम्पैक्ट में जितना हमारा डाइवर्सिफिकेशन होता है। और डी का रहा है हमारा कंसंट्रेटिंग ऑन एरिया ऑफ स्ट्रेंथ। तो एरिया ऑफ स्ट्रेंथ पे फोकस करना हमारे एक्सपोजर को लिमिट करेगा, लेकिन रिस्क को डाइवर्सिफाई नहीं करेगा। दूसरा सवाल है कि जो हमारा मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है वो किसके किसके बीच का लिंक होता है। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। तो ये गलत है, क्योंकि ये हमारा रिलेशनशिप फिर कर एग्रीगेट डिमांड एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ये सही है। तो ये जो हमारा मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है, इसको एमटीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एमटीएम। एमटीएम किसके किसके बीच का रिलेशनशिप होता है? तो हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस हैं और एग्रीगेट डिमांड है, इसके बीच का रिलेशनशिप होता है। प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। सो इट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट डिमांड, जो हमारा डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, और मॉनेटरी पॉलिसी है, दोनों के बीच का रिलेशनशिप होता है हमारा एमटीएम, यानी मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि बैंक मनी जो है क्रिएट करती है इनिशियल डिपॉजिट से। क्यों? बैंक क्रिएट मनी फ्रॉम इनिशियल डिपॉजिट ड्यू टू। पहला कह रहा है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। गलत है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मतलब कि हमारे डिपॉजिट पे जो अर्निंग होता है वो होता है, ना कि मनी क्रिएशन है। यहाँ पे मनी क्रिएशन की बात हो रही है। दूसरा कह रहा है ग्रोथ मोमेंटम। ग्रोथ मोमेंटम हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में है, ना कि बैंक कैसे पैसा क्रिएट करती है उसके बारे में है। ठीक है, इसको हम लोग ग्रोथ मोमेंटम भी गलत है। तीसरा कह रहा है फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। ये सही है। फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम बैंकों को अलाउ करता है कि वो अपने डिपॉजिट के एक हिस्से को लैंड आउट करे, जिससे वो पैसा क्रिएट कर सके। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और डी का रहा है मॉनेटरी ट्रांसमिशन। तो मॉनेटरी ट्रांसमिशन का मतलब कि हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ना कि मनी क्रिएशन। तो जो क्वेश्चन था आपका कि बैंक कैसे मनी क्रिएट करती है इनिशियल डिपॉजिट से, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम के माध्यम से। अगला सवाल है कि जो हमारा एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होता है उस कारण से एक प्रॉब्लम आता है मोरल हजार्ड का। जो क्या होता है, ये मोरल हजार्ड क्या होता है? तो पहला ऑप्शन कर रहा है विच ऑकर एट द टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ लोन प्रपोजल। जब हम लोन के प्रपोजल को प्रोक्योर कर रहे हैं उस वक्त ये मोरल हजार्ड का प्रॉब्लम आता है एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के कारण। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है थ्रू आउट द प्रोसेस रहता है, लेकिन मोरल हजार्ड पोस्ट डिसबर्समेंट, जैसे ही हमारा डिसबर्समेंट हो जाता है ना तब आता है मोरल हजार्ड। लेकिन ये जो हमारा एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है ये थ्रू आउट द प्रोसेस रहता है। फिर कहता है एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग द लोन रिक्वेस्ट, ये भी गलत है। मोरल हजार्ड तभी आएगा जब लोन ग्रांट किया जाएगा, डिसबर्स कर दिया जाएगा, बिफोर नहीं आएगा। सी कर रहा है एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग द लोन रिक्वेस्ट, जब लोन के रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहे हैं। तो लोन रिक्वेस्ट को यदि प्रोसेस कर रहे हैं तो ये भी हमारे मोरल हजार्ड से रिलेटेड नहीं है। और डी क्या कर रहा है? डी कर रहा है हमारा
ऑप्शन डी कह रहा है कि आफ्टर द लोन हैज बीन डिसबर्स, ये सही है। देखिए मोरल हजार्ड तभी होता है जब डिसबर्समेंट हो जाए, जब बोरोवर का बिहेवियर चेंज हो जाए एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के कारण, तो हमारा मोरल हजार्ड आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द अननोन रिस्क मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डिफिकल्ट टू मैनेज। तो नोन अननोन रिस्क मैट्रिक्स के अनुसार सबसे डिफिकल्ट क्या होता है मैनेज करने के लिए, ये बताइए। तो फ्रेंड्स नोन अननोन रिस्क मैट्रिक्स के बारे में कौन सा डिफिकल्ट होता है मैनेज में? नोन अननोन, नोन अननोन, अननोन अननोन, अननोन नोन। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि नोन अननोन। नोन अननोन, नोन रिस्क को आइडेंटिफाइबल होता है, मैनेजेबल होता है। नोन नोन है। नोन अननोन में क्या होता है कि नोन अननोन रिस्क जो है रिकॉग्नाइजेबल होता है लेकिन फुल एक्सटेंट अनसर्टेन होता है। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है, नोन अननोन रिस्क मैट्रिक्स विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट डिफिकल्ट टू मैनेज। जो अननोन अननोन होता है वो सही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है मैनेज करने में, क्योंकि ये तो अनफॉर्सिबल है और अनक्वान्टिफाइड। ना इसको क्वान्टिफाई कर सकते हैं ना इसको हम लोग फ्यूचर में प्रोडिक्ट कर सकते हैं। फिर कहता है अननोन नोन। अननोन नोन भी गलत है। वो रिस्क होता है जो कि हम करंटली वी अवेयर ना हो उसके बारे में, लेकिन दूसरे को पता हो, इसलिए नाम रखा गया ना अननोन नोन, बट आर स्टिल मोर मैनेजेबल देन द अननोन अननोन। ठीक है, तो ये चारों याद रखिएगा। सही जवाब इसका क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अननोन अननोन जो है डिफिकल्ट होता है मैनेज करने में। फाइनेंशियल और माइक्रो इकोनॉमिक कनेक्टेडनेस जो है हमारे इकोनॉमिक्स को और कॉर्पोरेशन को, बैंक को वनरेबल बनाता है कौन से रिस्क से? ठीक है, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा फाइनेंशियल और माइक्रो इकोनॉमिक कनेक्टेडनेस है वो इकोनॉमिक्स, कॉर्पोरेशन और बैंक को किस रिस्क से वल्नरेबल बनाता है? तो देखिए पहला वो कर रहा है मॉडल रिस्क। मॉडल रिस्क क्या होता है कि हमारा जो एरर आता है फाइनेंशियल मॉडल में उससे रिलेटेड होता है मॉडल रिस्क। सो मॉडल रिस्क पर्टेन्स टू द एरर इन द फाइनेंशियल मॉडल। दूसरा कर रहा है कॉम्प्लायंस रिस्क। कॉम्प्लायंस रिस्क के अंदर हमारा लॉज और रेगुलेशन का वायलेशन आता है। ठीक है, तीसरा आता है कंट्री रिस्क। कंट्री रिस्क क्या होता है? पॉलिटिकल लॉसेज फ्रॉम कंट्री इकोनॉमिक या पॉलिटिकल, मान लीजिए किसी देश में पॉलिटिकल इकोनॉमिक अस्थिरता आ गई, उस कारण से जो लॉस होता है वो कंट्री रिस्क के अंदर आता है। लेकिन ये जो कंटेगियन रिस्क है ना, वो ये रिस्क होता है कि फाइनेंशियल डिफिकल्टी एक एंटिटी में आएगा तो वो दूसरे में चला जाएगा। यही तो पूछा जा रहा है आपसे कि एक इंटरकनेक्टेडनेस के कारण कौन सा रिस्क आता है, तो हमारा कंटेगियन रिस्क आता है। सिस्टमिक रिस्क का बेस्ट एग्जांपल है। दोस्तों आपके साथ जो मैं कंटेंट शेयर कर रहा हूँ ये हमारे कैप्सूल कोर्स का पार्ट है। कैप्सूल कोर्स के अंदर आपको व्हाट टू स्टडी पीडीएफ, 2000 से ज़्यादा एमसीक्यूज, शॉर्ट कंसाइज नोट्स हमारे रिस्क मैनेजमेंट इलेक्टिव पेपर के अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ इस प्रकार के एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे। विशेष जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। नंबर आपके स्क्रीन पे यहाँ शो हो रहा है। यानी तो दोस्तों आप मुझे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे भी मैंने कोर्स का लिंक डाल रखा है, वहाँ से डायरेक्टली आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा जा रहा है आपसे कि माइग्रेशन रिस्क किसका पार्ट होता है? मार्केट का, स्ट्रेटजिक का। पहले बात करते हैं मार्केट की। तो मार्केट के अंदर लॉसेज आता है मार्केट के फ्लक्चुएशन के कारण, तो माइग्रेशन पार्ट नहीं होगा। स्ट्रेटजिक की बात करें तो स्ट्रेटजिक हमारा लॉसेज होता है पुअर बिजनेस डिसीजन, हमने गलत बिजनेस डिसीजन ले लिया, इस कारण से जो रिस्क आता है उसको हम लोग स्ट्रेटजिक रिस्क बोलते हैं। ठीक है, तीसरा आता है हमारा क्रेडिट रिस्क। हाँ, क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन, माइग्रेशन रिस्क सबसे एग्जांपल है क्रेडिट रिस्क का, क्योंकि जब बोरोवर का क्रेडिट रेटिंग आपने पढ़ा होगा ना, बीएफए में पढ़ा था कि नहीं, देखा था ना कि वहाँ पे रिस्क माइग्रेशन वाला एक कंसेप्ट आता था। तो माइग्रेशन रिस्क एक तरह का क्रेडिट रिस्क का टाइप होता है। वो तब इराज होता है जब बोरोवर का क्रेडिट रेटिंग चेंज हो जाए। और टी होता है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क किससे रिलेटेड होता है? ओवरऑल रिस्क ऑफ रनिंग अ बिजनेस। सेटलमेंट रिस्क कब होता है? ट्रांजेक्शन डू नॉट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। तो सेटलमेंट रिस्क तब होता है जब एक पार्टी जो है कंप्लीट करता है अपने चार्टर ट्रांजेक्शन को, लेकिन दूसरा पार्टी ऐसा नहीं कर पाता। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू इंस्टीट्यूशन, ये नहीं होगा। ठीक है, फिर कह रहा है ट्रांजेक्शन ऑफ हाई वैल्यू। तो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में सेटलमेंट रिस्क हो सकता है, लेकिन डिफाइनिंग फैक्टर नहीं है। याद रखिएगा सेटलमेंट रिस्क में क्या होता है कि काउंटर पार्टी जो है वो अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करता है। काउंटर पार्टी रिस्क इज यूनिलैटरल, बायलैटरल, मल्टीलैटरल, ट्राइलैटरल। तो ऑब्वियसली बायलैटरल होगा। ठीक है, यूनिलैटरल का मतलब क्या होता है? रिस्क केवल एक साइड का है, लेकिन काउंटर पार्टी में बायलैटरल इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर दूसरा पार्टी का रिस्क होता है कि वो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है और वो डिफॉल्ट कर रहा है। सवाल है कि रिस्क कल्चर जो होता है एक सेट ऑफ नॉर्म्स होता है, सेट ऑफ बिहेवियर होता है। रिस्क जो कि किसके द्वारा शेयर किया जाता है? टॉप मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखिए रिस्क कल्चर जो है एम्ब्रेस किया जाएगा बियॉन्ड जस्ट टॉप मैनेजमेंट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन केवल ग्रुप इन्वॉल्व नहीं होते हैं। देखिए रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, रिस्क कल्चर को रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट लिमिट करना ये भी इनसफिशिएंट है। सही जवाब है ऑल एम्प्लॉय। जितने एक स्ट्रॉन्ग रिस्क कल्चर के अंदर सारे एम्प्लॉय आते हैं ताकि वो रिस्क को समझे और मैनेज करें। रिस्क एपिटाइट मीन्स द एग्रीगेट लेवल एंड टाइप ऑफ रिस्क। रिस्क एपिटाइट का मतलब क्या होता है? कितना रिस्क जो है, पहला ऑप्शन कर रहा है बैंक इज विलिंग टू टेक। तो रिस्क रिक्वायरमेंट, रिस्क एपिटाइट का मतलब कि टाइप लेवल एंड टाइप ऑफ रिस्क बैंक इज प्रिपेयर टू एक्सेप्ट। यस, ऑप्शन ए करेक्ट है, जितना बैंक रिस्क लेने को तैयार हो। इनमें से कौन सा
रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन एक क्रिटिकल पार्ट है। रिस्क प्रोपोगेशन, रिस्क प्रोपोगेशन का मतलब कि रिस्क स्प्रेड को बोलते हैं, ये हमारा पार्ट नहीं है मैनेज करने का, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही होगा। रिस्क मॉनिटरिंग, रिस्क शेयरिंग, ये सब के सब हमारे एसेंशियल होते हैं रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पूछा क्या गया था, कौन सा नहीं पार्ट है, तो रिस्क प्रोपोगेशन नहीं पार्ट है। फिर कह रहा है कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ऑप्शन कह रहा है शेयरिंग रिस्क। तो शेयरिंग रिस्क एक मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, कोई मेजरमेंट तरीका नहीं, आपको मेजरमेंट की बात की जा रही है। रैंकिंग ऑफ रिस्क, तो रैंकिंग प्रायोरिटाइजिंग की बात है, मेजरमेंट नहीं है। क्वांटिफाइंग रिस्क, बिल्कुल सही बात है। रिस्क मेजरमेंट के अंदर क्या होता है कि आप क्वांटिफाई करते हैं कितना रिस्क इन्वॉल्व है, और रिस्क को रिड्यूस करना है। रिड्यूसिंग रिस्क गोल होता है, ना कि हमारे मेजरमेंट प्रोसेस का पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखिए ईआरएम पूछा जा रहा है कि ईआरएम के अंदर क्या होता है, मोस्ट प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। देखिए ईआरएम एक कॉम्प्रिहेंसिव होता है, कोई लिमिटेड नहीं होता है प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज के लिए, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। मोस्ट लॉस मेकिंग बिजनेस वर्टिकल, ये भी गलत है, ये केवल लॉस मेकिंग वर्टिकल से ऊपर होता है, बहुत कुछ होता है इसके अंदर। बिजनेस विच हैज़ बेटर प्रॉस्पेक्ट, ये भी गलत है, इसके अंदर सारे बिजनेस आस्पेक्ट आते हैं, ऐसा नहीं कि केवल अच्छा प्रॉस्पेक्ट हो। द रिस्क फेस बाय द बिजनेस एज अ होल एज वेल एज अपॉर्चुनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईआरएम के अंदर सब कुछ आता है, ठीक है, कि टोटल रिस्क लैंडस्केप को ये कंसीडर करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ये सब कुछ देखता है। सवाल पूछा जा रहा है कि एएलएम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है बैंक में, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एएलएम क्या होता है, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। ऑप्शन ए कर रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो बिल्कुल सही बात है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आल्को क्ली रोल प्ले करता है, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, बीओडी की होती है, सीएमडी नहीं और सीआरओ भी नहीं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए सीआरओ रिस्पॉन्सिबल होता है। जब गैप नेगेटिव हो, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, तो उस कारण से एनआईआई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा। देखिए नेगेटिव गैप का मतलब ये हुआ कि जो आपका लायबिलिटी है, इसका जो रिप्राइजिंग हो रहा है वो फास्टर से हो रहा है एज़ कम्पेयर टू एसेट, ठीक है। तो जब आपका लायबिलिटी का रिप्राइजिंग, लायबिलिटी को ज़्यादा बार रिप्राइज किया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू एसेट, तो नेगेटिव गैप होता है। तो ये तो गैप हमारा नेगेटिव है और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो एनआईआई हमारा घट जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा, ठीक है। तो पहले नेगेटिव गैप का मतलब समझे, लायबिलिटी का रिप्राइजिंग एसेट के रिप्राइजिंग से ज़्यादा होगा तो हमारा नेगेटिव गैप आएगा, और जब भी नेगेटिव गैप होगा और इंटरेस्ट रेट यदि बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली हमारा एनआईआई घटेगा। अगला सवाल है कि डीजीएपी यानी ड्यूरेशन गैप पॉजिटिव होता है, तो एनआईआई इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज क्या करेगा। तो देखिए पॉजिटिव डीजीएपी का मतलब ये हुआ कि ईवी, डीजीपी का फुल फॉर्म होगा पता है ना, ईवी क्या होता है, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी होता है, ठीक है। तो ईवी विल डिक्रीज एज रेट इंक्रीज, याद रखिएगा डीजीएपी आपका पॉजिटिव है, यदि डीजीएपी आपका पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ये इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होगा, घटेगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए कर रहा है इंक्रीज गलत, बी कर रहा है लोअर, ईवी बिल्कुल सही, ठीक है। पॉजिटिव डीजीएपी के कारण हमारा ईवी घटेगा जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। यदि बैंक जो है एसेट सेंसिटिविटी को बनाना चाहती है, उसमें इंटरेस्टेड है, तो इनमें से कौन सा स्ट्रेटजी वो फॉलो करे। इफ बैंक इज इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग द एसेट सेंसिटिविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इट विल फॉलो। बाय लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी खरीदने से क्या होगा, एसेट सेंसिटिविटी घटेगा ना कि बढ़ेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा ना एसेट से। लेंथनिंग द मैच्योरिटी ऑफ लोन, तो यदि मैच्योरिटी लोन लेनदेन कीजिएगा तो भी एसेट सेंसिटिविटी घटेगा। फिर कह रहा है शॉर्टनिंग, हाँ लोन का मैच्योरिटी यदि घटाइएगा, लोन जल्दी मैच्योर हो जाए तो आपका एसेट सेंसिटिविटी क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, सॉरी। फिर कह रहा है कि मूविंग फ्रॉम फ्लोटिंग रेट टू फिक्स लोन, तो ये भी हमारा एसेट घटाएगा। यदि हमारा यील्ड कर्व जो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग है, उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या एनालिस्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहला कह रहा है इकोनॉमिक ग्रो, तो यदि हमारा याद रखिएगा कि यदि हमारा यील्ड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा स्लो डाउन आने वाला है। ऐसा करके देखिए इस प्रकार का यदि स्लोप आए, डाउनवर्ड स्लोपिंग माना जाएगा ना यील्ड कर्व का, तो यदि यील्ड कर्व का डाउनवर्ड स्लोप आ रहा है तो इकोनॉमी में स्लो डाउन आने वाला है। इन्फ्लेशन विद कैचअप नहीं। फिर कह रहा है कि इकोनॉमी विल गो टू रिसेशन, यस रिसेशन का मतलब ही तो स्लो डाउन। डिक्रीजिंग स्लोपिंग कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इंडिकेट करता है कि रिसेशन आने वाला है। इनमें से कौन सा आप एक लिक्विडिटी का सोर्स कंसीडर कर सकते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में लिक्विडिटी का सोर्स कौन सा हो सकता है, रिटेल एंड होलसेल डिपॉजिट, सेक्युरिटाइजेशन, बोरोड फंड, रिफाइनेंस वैल्यू। तो सही जवाब है सेक्युरिटाइजेशन। रिटेल और होलसेल डिपॉजिट जो है लिक्विडिटी का सोर्स होता है लायबिलिटी साइड में, ठीक है। और सेक्युरिटाइजेशन जो करेक्ट आंसर है। सेक्युरिटाइजेशन का मतलब कि हम एसेट को कन्वर्ट करते हैं सिक्योरिटीज में, जिससे लिक्विडिटी मिलता है। तो वही पूछा जा रहा है ना कि सोर्स ऑफ लिक्विडिटी ऑन एसेट साइड, तो हम एसेट को क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। बोरोड फंड ये भी हमारा लायबिलिटी का पार्ट होगा, और रिफाइनेंस फैसिलिटी ये बोरोड फंड होता है और ये लायबिलिटी माना जाता है। जब बैंक पोजीशन में ना हो कि भाई अपने सेविंग बैंक के अकाउंट के बिहेवियरल पैटर्न को एस्टिमेट कर सके, तो आरबीआई ने अलाउ किया है बैंक को कि कितना परसेंटेज सेविंग बैंक का वोलेटाइल
ट्रीट करे। ध्यान दीजिएगा, फिर से सवाल सुनिए कि जब बैंक इस पोजीशन में ना हो कि वो अपने सेविंग बैंक अकाउंट का बिहेवियरल पैटर्न को एस्टिमेट करे, तो आरबीआई ने कितना बैंक को अलाउ किया है कि वो ट्रीट करे एसबी बैंक का पार्ट वोलेटाइल, 5%, 10%, 15-20। तो ये सही जवाब है। आरबीआई ने बैंक को अलाउ किया है कि वो अपने सेविंग बैंक अकाउंट का 10% जो है वोलेटाइल ट्रीट कर ले जब बिहेवियरल पैटर्न एस्टिमेट ना हो पाए। एज पर आरबीआई गाइडलाइन जो नेगेटिव मिसमैच आता है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर लिक्विडिटी स्टेटमेंट 8 to 14 डेज कैटेगरी शुड नॉट एक्सेड, यानी 8 से लेकर 14 दिन के कैटेगरीज में जो हमारा नेगेटिव मिसमैच आता है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर लिक्विडिटी स्टेटमेंट में, वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5, 10, 15, 20। सही जवाब है 15। तो आरबीआई का गाइडलाइन ये कहता है कि जो भी नेगेटिव मिसमैच आएगा वो 15% का से ज़्यादा नहीं होगा 8 से लेकर 14 दिन के कैटेगरीज में। जो हमारा शॉर्ट टर्म डायनेमिक लिक्विडिटी स्टेटमेंट होता है उसको प्रिपेयर किया जाता है टेकिंग इनटू अकाउंट बिजनेस प्रोजेक्शन फॉर। तो बिजनेस प्रोजेक्शन कितने दिन का लिया जाता है, तब जाके हम शॉर्ट टर्म डायनेमिक लिक्विडिटी स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। सही जवाब है इसका, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है 90 दिन के प्रोजेक्शन से, 90 डेज। इनमें से कौन सा जो है हमारा कोर डिपॉजिट का पार्ट नहीं होता है जो कि आरबीआई ने डिफाइन किया है लिक्विडिटी रिस्क को मेजरमेंट के लिए अंडर द स्टॉक अप्रोच। देखिए स्टॉक अप्रोच में कुछ कोर डिपॉजिट होते हैं, तो उसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, पहला कह रहा है सेविंग अकाउंट बैलेंस ओवर 1 ईयर, ये हमारा कोर डिपॉजिट का पार्ट है। फिक्स डिपॉजिट ओवर 1 ईयर, ये भी कोर डिपॉजिट का पार्ट है। ऑल करंट अकाउंट बैलेंस, ये कोर डिपॉजिट का पार्ट नहीं, क्योंकि ये तो स्टेबल रहता है, इसीलिए कोर डिपॉजिट नहीं है। और नेटवर्थ जो है डायरेक्टली रिलेट नहीं करता डिपॉजिट को, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑल करंट अकाउंट बैलेंस। इनमें से कौन सा रिस्क को हम लोग ऑब्लिगर लेवल पे कैप्चर नहीं कर सकते। पहला कह रहा है डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क को हम एसेस करते हैं इंडिविजुअल ऑब्लिगर के लिए, तो वहाँ तो कैप्चर नहीं कर पाएंगे। रिकवरी रिस्क का मतलब कि क्या चांस है कि हम फंड को रिकवर कर पाएँ किसी इंडिविजुअल ऑब्लिगर से, तो यहाँ भी ऑब्लिगर के लेवल पे कैप्चर किया जाएगा। क्रेडिट स्प्रेड रिस्क, तो क्रेडिट स्प्रेड रिस्क को एनालाइज किया जाता है ऑब्लिगर लेवल पे बेस्ड ऑन देयर क्रेडिट वर्दीनेस, कितना क्रेडिट वर्दी है। और कोरिलेशन रिस्क के अंदर रिलेशनशिप आता है किसके बीच का, अलग अलग ऑब्लिगर के रिस्क का, इसको कैप्चर नहीं कर सकते इंडिविजुअल ऑब्लिगर लेवल पे, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। जो हमारा क्रेडिट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है CMD होता है, उसका इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। पहला कह रहा है इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करना होता है क्रेडिट मैनेजमेंट रिस्क पॉलिसी का, ये हमारा की फंक्शन होता है। असेसमेंट ऑफ क्रेडिट रिस्क, तो ये गलत है। क्रेडिट रिस्क को एसेस करना ये प्राइमरी रोल होता है डिपार्टमेंट का, ये नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट रिस्क CRMP, ये भी हमारा क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का पहला पार्ट होता है। रिस्क क्रेडिट को एसेस करना, अप्रूवल ऑफ एक्सपोजर लिमिट, ये टिपिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्रेडिट कमेटी की, लेकिन पोर्टफोलियो एनालिसिस ये हमारा पार्ट नहीं होता है। ठीक है, ये क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट का एसेंशियल पार्ट नहीं होता है। ठीक है, नहीं, इसका सही जवाब है हमारा क्या, इसका अप्रूवल ऑफ एक्सपोजर लिमिट। अप्रूवल एक्सपोजर लिमिट जो है क्रेडिट कमेटी या सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट होता है, क्रेडिट मैनेजमेंट रिस्क डिपार्टमेंट का पार्ट नहीं होता। एक हेल्दी बैंक क्रेडिट कल्चर कैसे ड्राइव होता है, ओकेजनल डिस्कशन ऑफ क्रेडिट रिस्क, नहीं, बिल्कुल नहीं। अवेयरनेस ऑफ क्रेडिट रिस्क थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, यस। यदि स्ट्रॉन्ग क्रेडिट कल्चर के लिए आपको अवेयरनेस रहना पड़ेगा। इनमें से कौन सा अप्रोच बेटर वे माना जाता है लोन अप्रूवल प्रोसेस के लिए, ग्रिड अप्रोच। तो ग्रिड अप्रोच को कॉमनली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता लोन अप्रूवल प्रोसेस में। सोलो अप्रोच में कोलैबोरेटिव इनपुट नहीं रहता है, साथ ही साथ रिस्क को मिस कर देता है कभी कभी। लैडर अप्रोच एक स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएशन होता है, इसके अंदर थॉटफुलनेस और रिस्क असेसमेंट आता है। और लास्ट करा थर्ड पार्टी अप्रोच रिलाइज ऑन एक्सटर्नल पार्टीज, ये भी नहीं होगा। अब देखिए सवाल है कि रिस्क एपेटाइट क्या डिनोट करता है, हंगर टू टेक रिस्क टू इंक्रीज बिजनेस, ये नहीं है। द कैपेसिटी टू बियर रिस्क टू अचीव टारगेट, ये रिस्क टॉलरेंस की बात हो गई। द एटीट्यूड टुवर्ड रिस्क फॉर अचीविंग कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, तो ये सही है। जो हमारा रिस्क के प्रति कैसा एटीट्यूड है, ताकि हम, ये हमारा ब्रॉडर रिस्क कल्चर का पार्ट होता है, रिस्क एपेटाइट का पार्ट नहीं होता। लेकिन रिस्क एपेटाइट के अंदर क्या आता है, तो विलिंगली एज्यूमिंग रिस्क फॉर अचीविंग कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, मतलब ये हुआ कि हम एक कॉन्शियस डिसीजन लें कि सर्टेन रिस्क लेवल को एज्यूम करें ताकि कॉर्पोरेट गोल को अचीव कर सकें। इनमें से कौन सा बिजनेस साइकिल का पार्ट नहीं है, पीक, रिसेशन, इन्फ्लेशनरी रिकवरी। सही जवाब है इन्फ्लेशन। तो पीक मतलब कि बिजनेस साइकिल का वो स्टेज जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे रहता है। रिसेशन मतलब कि डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन्फ्लेशन क्या होता है, प्राइस में इंक्रीज होता है, ये हमारा बिजनेस साइकिल का स्टेज नहीं है। रिकवरी जो है हमारा बिजनेस साइकिल का स्टेज है। इनमें से कौन सा नेशनल इनकम का कंपोनेंट नहीं है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। देखिए कंजम्पशन जो है हाउस होल्ड के द्वारा कितना खर्चा हो रहा है, नेशनल इनकम का पार्ट है। इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल गुड पे जो खर्चा हो रहा है। सेविंग हमारा डायरेक्ट कंपोनेंट नहीं होता है नेशनल इनकम का। गवर्नमेंट स्पेंडिंग खर्चा तो सरकार का होता है गुड्स एंड सर्विसेज में। इनमें से कौन सा इंडस्ट्री साइकिल का पार्ट नहीं है, मैच्योरिटी, रैपिड ग्रोथ, पायनियरिंग, इंजीनियरिंग, मीडियम स्टेज। मैच्योरिटी ग्रोथ एक फेज होता है जहाँ पे ग्रोथ स्लो डाउन हो जाता है, जैसे इंडस्ट्री मैच्योर होती है। रैपिड ग्रोथ एक फेज होता है रैपिड एक्सपेंशन का और डिमांड बढ़ने का। पायनियरिंग स्टेज इनिशियल फेज होता है इंडस्ट्री लाइफ साइकिल का। और मीडियम स्टेज कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं होता है, तो सही जवाब क्या होगा इसका, मीडियम स्टेज।
इनमें से कौन सा लिक्विडिटी पोजीशन को मेजर करने के लिए यूज़ नहीं होता? करंट रेशियो, क्विक रेशियो, नेट वर्किंग कैपिटल, डेब्ट इक्विटी रेशियो। देखिए, करंट रेशियो का मतलब ये होता है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को कितना जल्दी पे कर पाए। क्विक रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को मीट कर पाए। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब कि जो डिफरेंस होता है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में। लेकिन ये जो कर रहा है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये कंपनी के डेब्ट के प्रपोर्शन को देखता है शेयर होल्डर के इक्विटी से। ये कोई लिक्विडिटी का मतलब नहीं है। इनमें से कौन सा एक मेजर होता है कैपेसिटी टू रिपे टर्म लोन? टर्म लोन को रिपेमेंट का कैपेसिटी कौन मेजर करता है? DSCR। DSCR पता है आपको, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। ये इंडिकेट करता है कि ऑपरेटिंग इनकम से सर्विस डेब्ट की मतलब कि अपनी ऑपरेटिंग इनकम से डेब्ट को सर्विस करने की एबिलिटी। ROC क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करता है। NWC क्या होता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ बताता है। इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस रेटिंग कैन नॉट बी यूज? प्राइसिंग, मॉनिटरिंग, क्रेडिट सिलेक्शन, ऑल द अबव। तो प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि रेटिंग को आप यूज़ कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट को डेब्ट पता लगाने के लिए। मॉनिटरिंग का मतलब कि आप रेटिंग जो है रिस्क रेटिंग के लिए स्कोर, वेइंग, फिर पोर्टफोलियो पैरामीटर। सही जवाब है पोर्टफोलियो, नहीं यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 1 लेक्चर था। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का MCQ सेशन और लाऊं पार्ट 2 के फॉर्म में, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन पार्ट 2 आल्सो। और ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी रिस्क मैनेजमेंट एस्पिरेंट के साथ, ताकि वो भी इस तरह के वीडियो का लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं सेकंड वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, आप उसका लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।